Hello guys, I am here again to discuss the IBS paper, the AFM portion, November CA final exams. Okay, and I'm sure everybody knows that कि ये paper is a combination of all the subjects that you are taught. Like there is an element of FR, there is an element of audit and costing and DT and IDT, AFM, everything for that matter. और बहुत सारे बच्चे, खास करके इस बार बच्चों ने बहुत ज़्यादा बच्चे इरिटेट हुए बेसिकली, मतलब बहुत टफ था, मुश्किल होती है एंड ऑल दैट। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक बेहतरीन पेपर है। ओके, जो इंटेंशन है आईसीआई की, ऐसे तो हम बहुत कुछ बोलते रहते हैं आईसीआई के बारे में। देखो, हर चीज़ के बारे में अगर नेगेटिव बात करोगे ना तो ज़िंदगी में फिर हर चीज़ तुमको नेगेटिव ही लगने वाली है, कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं लगेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल एक तुमको छोटा, किसी ने मुझे कुछ बोला है, ऐसी बात नहीं है। अब मान लो मैंने एएफएम का पेपर का सोल्यूशन बनाया, मान लो मैंने 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, उसमें मान लो कि 15 में से 14 क्वेश्चंस मेरे सही गए और एक क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गई, तो जो लिखने वाला होता है ना, ये किसी की गलती नहीं, हम सब ऐसे ही होते हैं। जो लिखने वाला है ना, वो ये नहीं लिखता कि मैम आपने 14 क्वेश्चन सही लिखे, आपने बहुत अच्छा काम किया। ओके, जो एक क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई या मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मैं भगवान तो हूँ नहीं, अल्टीमेटली मैं इंसान हूँ और मैं प्रोबेबल सोल्यूशन ही प्रोवाइड कर सकती हूँ, करेक्ट, इन अ गिवन सिचुएशन। तो वो एक क्वेश्चन पे टारगेट होगा, ट्रोलिंग होगी, सब कुछ होगा। तो हम सब इंसान ऐसे ही होते हैं। लेकिन ज़रूरत क्या, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि हर चीज़ में पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करो। दूसरों में गलतियाँ कम, अपने में गलतियाँ ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करो, बिकॉज ज़िंदगी बहुत छोटी है। दूसरों में गलतियाँ निकालोगे ना, चाहे वो आईसीआई क्यों ना, पूरी ज़िंदगी तुम्हारी बहुत मतलब वेस्ट हो जाएगी। तो अपने आप को इम्प्रोवाइज करके, इवॉल्व करा करके एवरीडे बेसिस पे आगे लेकर के जाओ। मेरे हिसाब से ये एक बेहतरीन पेपर है। उसका रीज़न बताती हूँ मैं तुमको। रीज़न ये है कि पढ़ाना मैंने शुरू करा 17 ईयर्स बैक, अराउंड 2007-8 में मैंने पढ़ाना शुरू किया, व्हेन माय सन वाज बोर्न। एंड मुझे अपना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जॉब मुझे छोड़ना पड़ा। आई यूज्ड टू हेड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिपार्टमेंट, IPO डिपार्टमेंट फॉर गुजरात इन द रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड कंपनी। ओके, वे बैक, मेरा बेटा 2007 में बॉर्न हुआ था, उसके पहले की बात कर रही हूँ। तो मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी बिकॉज आई वांटेड टू फोकस ऑन द किड, येट आई वांटेड टू हैव सम करियर। ओके, नाउ जब मैं वैल्यूएशन में थी, मतलब हमें वैल्यूएशन करना होता था और IPO सेल्स की में भी बहुत कुछ एक साथ करना होता है, मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही उस बारे में। तो जो हमें डेटा मिलता है कंपनी के वैल्यूएशन करने के लिए, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें। तो जैसे तुम्हारा इक्विटी वैल्यूएशन का तुम्हारा जो सब्जेक्ट है तुम्हारा AFM, राइट, जो मैं पढ़ाती हूँ, उसके अंदर में कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, डेटा तुमको प्रोवाइड करते हैं, उस डेटा को यूज करके तुमको आंसर निकालना होता है। हमें वो भी डिफिकल्ट लगता है, राइट। जब तुम वैल्यूएशन किसी कंपनी का करने को बैठोगे ना, तो तुमको वो सालों साल का डेटा जो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, बिल्कुल भी स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, प्रॉपरली ऑडिटेड नहीं होगा, इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होंगी। ओके, तुम्हें हर कुछ उसके अंदर में सोचना पड़ेगा। जब किसी कंपनी को तुम सजेस्ट कर रहे हो, भाई आपको IPO लेकर के आना चाहिए, ओके, आई एम श्योर आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम, तुमको सिर्फ ट्राई कर रही हूँ कि तुम पॉजिटिवली सोचो चीज़ों के बारे में। आपको IPO लेके आना है, ऐसा मैं सजेस्ट कर रही हूँ, बिकॉज मुझे अपनी सेल्स करनी है, मुझे उसका बहुत सारा पैसा मिलेगा, राइट। तो अब जो भी कंपनीज होती हैं, वो थोड़ी ना उनका डेटा पूरा स्ट्रक्चर्ड रहता है कि भाई तुम्हारा ग्रोथ रेट तुम्हारी 5% है, सुपर नॉर्मल ग्रोथ 25% है, चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और GSGC लगा करके आंसर निकाल देते हैं। तुमको क्या लगता है ऐसा होता है? ग्रोथ रेट क्या दी हुई होती है वहां पे? कुछ नहीं दिया हुआ होता है। हर कुछ तुमको वहां पे अपने से बनाना पड़ता है। टैक्स के इम्प्लीकेशन समझने पड़ते हैं, ऑडिटिंग लूपहोल्स निकालने पड़ते हैं। कंपनी में जितने तुम्हारे सब्जेक्ट तुमको पढ़ाए जाते हैं, उन सब को, भले मैं AFM पढ़ाती हूँ एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन लाइक अदर सब्जेक्ट्स, इट इज नॉट पॉसिबल। MBBS सारे डॉक्टर करते हैं, लेकिन कोई MD करता है और फिर कोई सर्जन बनता है। कोई सर्जन जो होता है वो MD वाला काम नहीं कर सकता, और जो मेडिसिन वाला बंदा है वो सर्जरी नहीं करता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो डॉक्टर है, क्या पढ़ा है, ऐसे नहीं बात कर सकते। सो ऑल ऑफ यू स्टडी, ऑल ऑफ अस, वी ऑल्सो स्टडी आवर करिकुलम्स while we are student, but eventually we specialize into something. Okay, तो I hope you appreciate being grown up students. You shouldn't be talking bullshit in front of the professors. ऐसा बहुत सारे इंस्टेंसेस आ रहे हैं, इसके लिए मैं ऐसी बातें कर रही हूँ, वरना मैं इतनी एग्रेसिव तरीके से कभी बात नहीं करती। तो तुम सोच के देखो, ये तो वो, मैंने जब ये पेपर देखा तो मुझे लगा, ओ शिट, दिस इज एग्जैक्टली a student is supposed to do when he is in the job. तो why not he should be taught this? तुमको यही पढ़ाया जाना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी चीज है। वरना कभी भी किसी कंपनी का तुमको डेटा प्रोवाइड किया जाएगा,
तुम कैसे निकाल पाओगे मतलब की चीजें कि भाई ये ऑडिट से रिलेटेड है, ये आईडीटी से रिलेटेड है, ये डीटी से रिलेटेड है, ये एफआर से रिलेटेड है, ये फाइनेंस का पार्ट है। तुम सेग्रीगेट कर ही नहीं पाओगे ना डेटा को, कभी तुमने साथ में सारी चीजों को देखा ही नहीं है। तो लॉन्ग कॉन्वर्सेशन कट शॉर्ट, इस पे कभी आएंगे, लंबा डिस्कशन करेंगे। ओके, ये पेपर बहुत अच्छा था। एफआर का जो पार्ट है वो काइंड ऑफ प्रवीण शर्मा सर ने डाला है, जो मुझे बताया गया। आरिश खान सर ने डाला है डीटी का पार्ट। ओके, मैं तुमको एएफएम वाला पार्ट इसमें से सॉल्व करके बताऊंगा। एंड बिलीव मी, इस बार का एएफएम पेपर अगेन मैं बोल रही हूँ डिफिकल्ट नहीं था, ट्रिकी था। अगर आपने प्रॉपरली बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जॉस्टिव बेसिस पे, तुम शॉर्टकट नहीं ले सकते जिंदगी में कभी भी, ये तुम याद रखना। ओके, कभी भी नहीं ले सकते। मैं आज 46-47 की हो चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम शॉर्टकट लाइफ में ले सकते हो। बाकी तुम्हारी मर्जी है, और जो तुम रास्ता चुनना चाहते हो तुम चुन सकते हो लाइफ में। जितनी अच्छी पढ़ाई करोगे लाइफ में, करियर में आगे जाने के चांसेस भी उतने ज़्यादा तुमको ग्रोथ मिलेगी। ओके, तो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो एएफएम वाला पार्ट था आईबीएस के अंदर में, वो बहुत ज़्यादा ईजी था। इट वॉज क्वाइट ईजी एक्चुअली। और ये सारे सम्स मैंने क्लास में, और इतनी क्लैरिटी के साथ में, केस स्टडीज में यूजुअली इतनी क्लैरिटी के साथ में, मैंने मास्टर्स किया है फाइनेंस में, तो हमारा हर, जैसे तुम फॉरेन एक्सचेंज पढ़ते हो, मैंने 200 नंबर का फॉरेक्स का पेपर दिया। तो जो पार्ट 1 सुबह का जो पेपर होता था, उसमें जो तुम्हारा पेपर का पैटर्न होता है एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव एंड थ्योरी, ऐसा होता था। और जो पार्ट 2 इवनिंग 2 to 5 होता था, उसमें सिर्फ केस स्टडीज होते थे। जितनी क्लैरिटी के साथ तुमको डेटा दिया गया है, उतनी क्लैरिटी के साथ हमें डेटा नहीं दिया हुआ रहता था, बिल्कुल भी नहीं। और हमने 36 पेपर्स लिखे ऑल एंड ऑल इन फाइनेंस ओनली। इतनी ब्यूटीफुली डेटा दिया है और इतने इजी तरीके से दिया है। तुम बोलोगे तो मैं अभी अपनी बुक एएफएम की खोल के ये जितने भी क्वेश्चंस इन्होंने आईबीएस के पूछे, वो सारे तुमको निकाल के क्वेश्चन वाइज दिखा सकती हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, सो शुरू करती हूँ। केस स्टडी 1 के अंदर में एएफएम का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो मैं सिर्फ एएफएम वाला पार्ट कराऊंगी, बिकॉज I do not have an expertise in FR और DT और IDT for that matter, and ये बहुत ही mature thought process होती है कि इंसान स्पेशलाइज करता है। ओके, अगर स्पेशलाइजेशन का मतलब तुमको समझता है तो। और ये लेक्चर या वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे मुझ में बिलीव करते हैं और मुझसे पढ़ना चाहते हैं। जो बच्चे, मैं ये नहीं कहती दूसरे टीचर्स खराब हैं या, लेकिन तुम्हें जिस टीचर में बिलीव हो, अगर हम में बिलीव नहीं है तो तुम जो भी टीचर का तुम पढ़ते हो या बिलीव करते हो, तुम उनका लेक्चर देख लो, काइंड ऑफ दैट वे। तो बुरा मानने की कोई बात नहीं है इसके अंदर में। चलो आगे बढ़ती हूँ। केस स्टडी 2 के अंदर में डेफिनेटली है डेटा। एक क्वेश्चन है, उसके सोल्यूशन में मैंने सबके बना रखे हैं। एक ही मिनट दे दो मेरे को। ये क्वेश्चन है तुम्हारा ये वाला, जिसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा है, इफ द रिटर्न्स ऑन द पोर्टफोलियो फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड इज 20%, मैं इसकी बात कर रही हूँ। हाउ मच फी इज पेएबल बाय जीईएल टू सीए किरण। म्यूचुअल फंड्स के चैप्टर में मिस्टर एलेक्स करके एक क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है अपनी एएफएम की बुक में। ये आंसर इसका होता है 60,000 मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। मैं तुमको दिखा देती हूँ यहाँ पे, देखो ये कैसे आया है, मैं तुमको ये दिखा देती हूँ। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, शॉर्टकट में खत्म करूँगी। देखो यहाँ पे उन्होंने MCQ 2.4 मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट 2 CR, बिकॉज उन्होंने बोला है कि जो तुम्हारी नेट प्रॉफिट होगी उसको इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं, उसका पोर्टफोलियो बनाने की बात कर रहे हैं। तो फीस पेएबल टू सीए किरण, ओके, फिक्स्ड मिलेगा 2 CR इंटू 0.2% 40,000, और वेरिएबल होगा 2 CR प्लस 20%, ये ग्रॉस रिटर्न हुआ या ग्रॉस वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो हुआ, ओके, माइनस द हाइएस्ट वैल्यू अचीव्ड द होल इंटू 1%। ये आंसर मेरा 60,000 आंसर आ रहा है। ये तुम्हारा केस स्टडी 2 के बारे में मैंने बात करी। ओके, गिव मी अ सेकंड प्लीज, देखें कहाँ पे है, एक ही मिनट दे दो प्लीज। हाँ, फिर ये नीचे चला गया है ना। तो ये उस हिसाब से ये खत्म हो गया तुम्हारा। सॉरी, जिसने भी स्कैन करके दिया है थोड़ी ऐसे है, ठीक है। तो ये बाकी पार्ट तुम्हारा दूसरे सब्जेक्ट्स का है। केस स्टडी 3 पे आती हूँ, इसमें भी एएफएम का पार्ट है, वो तुमको मैं करा देती हूँ। हाउ मेनी GDRs, ये क्वेश्चन भी GDR का मैंने 2 प्रॉपरली, इतना अच्छा डेटा, ऐसा लगता है कि अलग से पूरा क्वेश्चन बनाया हुआ है। मुझे नहीं यकीन था कि इतने अच्छे से लोग, और काफ़ी ईजी है। इट्स वेरी, द एएफएम पोर्शन इज वेरी इजी। देखो ना कितनी अच्छे से डेटा, ये पूरा का पूरा डेटा, इट इज लाइक अ क्वेश्चन। नो डेटा इज मिसिंग एट ऑल इन दिस क्वेश्चन, एटलीस्ट नो डेटा। ओके, इसका सोल्यूशन पूछा इन्होंने। क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। ओके, वो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी GDRs हैव टू बी इशूड। क्वेश्चन नंबर 3.1 की बात हो रही है। तो वापस से मैं अपनी शीट पे जाती हूँ तुम्हारे,
और केस स्टडी फ्लोटेशन कॉस्ट ये डेटा मैंने समराइज किया है। ओके, इस तरह का बोलोगे तो मैं शेयर कर दूंगी तुम्हारे साथ में। सोल्यूशन नेट इशू एक्सपेंसेस, नेट ऑफ इशू एक्सपेंसेस, तो तुमको ग्रॉस वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 5% का फ्लोटेशन कॉस्ट बोला है, उस हिसाब से अगर 21.053 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स अगर रेज करोगे तो 5% मर्चेंट बैंकर को देने के बाद 20 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स नेट ऑफ इशू पैसे आ जाएंगे जो उनकी रिक्वायरमेंट है। ना वैल्यू ऑफ 1 GDR इन टर्म्स ऑफ रुपी, तो 300 रुपीज का मार्केट प्राइस है, एक GDR के अंदर में 2 शेयर होंगे और 10% का डिस्काउंट है, उस हिसाब से 540 रुपीज का एक GDR हुआ रुपी वैल्यू में। और जो तुमको रेट दे रखी है उससे कन्वर्ट किया तो एक GDR की वैल्यू 9 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हो गए। अब जितना पैसा तुमको रेस करना है उतने से एक GDR को डिवाइड कर दो तो 2339181 आंसर है। अब देखते हैं इसमें यहाँ पे क्या आया है। आई थिंक ये वाला आंसर तुम्हारा सी मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। ओके, ये भी खत्म हो गया। अब अगला बाकी जो पोर्शन है ये मेरा वाला पार्ट नहीं है, आईडीटी वगैरह का पार्ट है, तो वो मैं मेरा इट इज़ नॉट माई फोर्टे फॉर दैट मैटर। अब इसमें भी आ जाती हूँ। इसमें भी एक क्वेश्चन बहुत अच्छा इन्होंने ये करा हुआ है, लिखा हुआ है व्हाट स्ट्रैटेजी, ये वाला पार्ट है। क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से। व्हाट स्ट्रैटेजी शुड बी फॉलोड बाय WMPL मैनेजमेंट टू एंश्योर इट इज़ अ ब्यूटीफुल, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू वुड बी एबल टू इवन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। तो क्या बोल रहे हैं ये लोग कि ये लोग एक सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू improve the profitability, WMPL is looking to buy securities of XYZ Limited, which is near bankruptcy. ये word बहुत important है। When the proposal came up for discussion in the meeting of the board of directors, they unanimous तरीके से decided to seek professional consultancy on investment in such securities. The appointed consultant did agree that such transactions can be profitable provided the strategy of the investment followed involves the proper allocation of amount to be invested between debt and equity securities. तो मेरे हिसाब से ना क्या करना चाहिए, इस यूजुअली जैसे CFA ग्रुप में पढ़ाती हूँ, लेवल 1 में है ये कंटेंट, ये वाला वहाँ पढ़ा था कि अगर कोई कंपनी बैंक्रप्सी के पास है, ओके, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एक टॉपिक है हमारा CFA लेवल 1 में, वहाँ पे ये बताया गया है एक्चुअली कि तुम्हारा जो अगर कोई कंपनी बैंक्रप्सी के पास है तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ इन्वेस्टिंग, काइंड ऑफ फॉर एग्जांपल तुम किसी कंपनी की, लिस्टेड कंपनी की इक्विटी बाय करते हो, कोई लिस्टेड डेट बाय करते हो, या फिर अनलिस्टेड कंपनी में इक्विटी में स्टेक बाय करते हो, लाइक प्राइवेट इक्विटी और समथिंग। तो अगर कोई कंपनी बैंक्रप्सी के पास है तो तुम सोचो उसकी सिचुएशन क्या है और उसमें इन्वेस्ट करके हमें पैसे कमाने हैं, तो कैसे कर सकते हैं। तो व्हाट आई फील इज दैट इसमें हमें डेट में लॉन्ग जाना चाहिए, दैट मीन्स डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए, और इक्विटी शॉर्ट करना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए, ये मेरा दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग एक्चुअली हियर। उनका क्या आंसर होगा ये मैं नहीं कह सकती हूँ, ये मेरी एक्सपर्टीज अंडरस्टैंडिंग है कि उसका लॉजिक तुमको मैं दूंगी। उसका लॉजिक ये है कि जो बैंक्रप्ट कंपनी है या बैंक्रप्सी के पास, लिक्विडेशन के पास जा रही है, बैंक्रप्ट होने के प्रोसेस में, उस कंपनी में अगर तुम डेट में इन्वेस्ट करोगे, ओके, और तो क्या होगा, अगर कंपनी सपोज डूब भी जाती है तो ऑब्वियसली तुमने जब डेट प्रोवाइड किया तो उनके एसेट्स जो होंगे वो प्लेज किए होंगे उन्होंने। तो अगर कंपनी डूब भी जाती है तो क्या होगा तुम्हारा कि तुम्हारा जो पैसा है, अगर पैसा नहीं दे पाएंगे वो लोग, तो बेसिकली तुमको अपने एसेट्स बेच के पैसे मिल जाएंगे। और इक्विटी पे शॉर्ट जाना चाहिए। इक्विटी पे शॉर्ट इसलिए जाना चाहिए बिकॉज अगर कंपनी डूब जाती है, सपोज करो, ओके, अगर कंपनी डूब जाती है तो शेयर्स को शॉर्ट करोगे तो वो जो कंपनी अगर डूबेगी तो उसके स्टॉक की प्राइस और नीचे चली जाएगी, तो यू विल बी एबल टू मेक मनी आउट देयर। तो दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो मेरे हिसाब से इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट हियर you should be going long in debt and short position in equity. I am not sure, this is a very subjective situation because और कोई डेटा यहाँ पे दिया हुआ नहीं है हमारे पास में। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए taking long position in debt and short position in equity. Okay, because अगर कंपनी डूब जाती है, सपोज टुवर्ड्स बैंक्रप्सी है, डूबने वाली है कंपनी, तो डेट में डालोगे तो एसेट्स उनके बेच के तुम्हारे पैसे वो लोग वापस करेंगे। और कंपनी आज अगर तुम शॉर्ट करते हो, इक्विटी में शॉर्ट करते हो, सपोज $100 का प्राइस है स्टॉक का, और अगर कंपनी डूब जाती है तो स्टॉक की प्राइस तुम्हारी हो जाएगी $1 सपोज, तो यू विल बाय एट $1 वेयर यू हैव सोल्ड एट $100, यू विल मेक मनी। सो यू आर मेकिंग मनी एट बोथ द प्लेसेस। दैट इज द ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी विच शुड बी टेकन हियर इन ऑर्डर टू मेक मनी। और है क्या इसके अंदर में AFM, हाउ WMPL विल बी एबल टू प्रॉफिट बाय टेकिंग पोजीशन इन डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज, ये मैंने तुमको एक्सप्लेन करा अभी, जो मैंने अभी तुमको बोला वो उसका एक्सप्लेनेशन था। अब आगे बढ़ रही हूँ मैं तुम्हारे केस स्टडी 5। केस स्टडी 5 में भी पोर्शन, ये पूरा फॉरेक्स का पार्ट है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ओके, अब ये आ जाती हूँ यहाँ पे जो डेटा तुम्हारे काम का है हमारा, हाउ मच एक्सपेक्टेड लॉस, सॉरी ये पता नहीं शायद कहाँ से आ गया, जाने दो, हाउ मच तो अपने पेपर में देख लो, हाउ मच
ये क्वेश्चन तुमने अपनी बुक में एक क्वेश्चन है उसका, आई डोंट नो, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा उनकी साइड से मुझे लग रहा है गलत है। आई टेल यू व्हाई। गलत इसलिए है बिकॉज उन्होंने क्या बोला, हाउ मच एक्सपेक्टेड लॉस इज लाइकली, एक सम है मेरी बुक के अंदर में, या ऐसे उस वैरायटी के बहुत सारे सम्स हैं अपनी बुक में। अपनी बुक में सम है एमी। तो क्वेश्चन कैसे है कि उन्होंने दे रखा है कि एमी जो कि यूएस सिटीजन है, सुनना ध्यान से, एमी एक यूएस सिटीजन है, ओके। तो और उसने करा है, आई थिंक इंपोर्ट करा है इंडिया से। तो उन्होंने बोला एमी का जो एक्सपोजर है वो रुपी में दिया है, ठीक है, सुनना ध्यान से। मान लो कि रुपी 10 लाख का उसका एक्सपोजर है एमी का, ओके। और रेट दे रखी है उन्होंने, रेट दे रखी है, सपोज रेट दे नहीं रखी एक्चुअली, स्पॉट का रेट हम निकालते हैं, तो सपोज रेट मैं ऐसे निकाल लेती हूँ, ₹50 पर डॉलर, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे, ओके, तो एक चीज तुम्हें नजर ये आएगी कि अगर ये रेट 50 की है, ओके, तो एमी के लिए ज्यादा डॉलर कब पे करना पड़ेगा? एमी को कब ज्यादा पे करना पड़ेगा? जब डॉलर डिक्लाइन करेगा। समझ आ रही बात? क्योंकि अगर तुम इफ एमी इज ए, सुनना ध्यान से, यूएस सिटीजन है अगर, ओके, तो डॉलर में कैसे कर, उसके लिए पेमेंट इन डॉलर्स होगा, ओके, उसको 10 लाख रुपए बाय करने पड़ेंगे, उसके पास डॉलर है, राइट। तो मैं तुमको क्या कह रही हूं कि डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए तुम क्या करोगे, 10 लाख रुपीस को 50 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा, पता नहीं कितना आंसर आएगा, एक मिनट को दिखाती हूँ तुमको। सो 10 लाख डिवाइड बाई 50 गिव्स आंसर है $20,000 आंसर आता है, ठीक है। यानी कि अगर मान लो कि फॉरवर्ड की रेट अवेलेबल है इस रेट पे, अज्यूम कर लो ना, चलो फॉरवर्ड की रेट है ₹50 पर डॉलर पे, तो उस अगर एमी फॉरवर्ड कवर लेती है तो शी विल हैव टू पे $20,000, उसका पेबल होगा $20,000, उसके घर से इतने पैसे जाएंगे। उसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वी आर एक्सपेक्टिंग डॉलर टू डिक्लाइन, डॉलर डिक्लाइन बाई 5% सपोज, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ ना, 50 माइनस 5%, रेट हो जाती है 47.5। मैंने क्या बोला, अगर डॉलर 5% से डिक्लाइन कर जाता है तो तुम्हारी एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट क्या होगी? तुम्हारी एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट होगी 50 माइनस 5%, दैट इज 47.5। अब तुम 10 लाख रुपीस को अगर 47.5 से डिवाइड करते हो तो आंसर आता है तुम्हारा 20,000 नहीं आएगा, फिर तुम्हारा 21,053 आ जाएगा, राइट। दैट मीन्स अगर डॉलर डिक्लाइन कर रहा है तो एमी की पेमेंट बढ़ गई, राइट। तो इस तरह का क्वेश्चन है, उन्होंने शायद सेम टाइप का क्वेश्चन रेप्लिकेट करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत कर दी उन्होंने। दिक्कत ये कर दी क्वेश्चन के अंदर, तुमको एक चीज दिखाती हूँ मैं, अब जाती हूँ मैं यहाँ पे, तो मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो रहा है फील। तो केस स्टडी आ जाओ यहाँ पे, ओके, केस स्टडी 5 पे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने समराइज कर रखा है, तो स्पॉट की रेट ये दे रखी है, ओके, और 3 मंथ रुपी पर यूरो का रेट ये दे रखा है। पेबल अमाउंट तुम नोटिस करना, दिक्कत कहाँ पे आ गई कि उन्होंने पेबल 85,000 यूरोज दे रखा है, रुपये में नहीं दे रखा है, ओके। इन दैट केस अगर तुम और सब में क्या बोला है कि तुम्हारा क्या लिखा है, द रेट विल डिक्लाइन बाई 4%, उन्होंने लिखा है द रेट विल डिक्लाइन बाई 4%। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट समझो यहाँ पे, आई एम श्योर मैंने क्लास में इस तरह से पढ़ाया बच्चों को कि अगर ये रेट दे रखी है, रुपी पर यूरो रेट दे रखी है, तो रेट है किसकी? ये रेट है यूरो की, और बोल रहा है कि यूरो रेट विल डिक्लाइन, मतलब यूरो विल डिक्लाइन बाई 4%। उस हिसाब से मुझे यहाँ पे प्लस नहीं लगाना चाहिए था, मुझे माइनस लगाना चाहिए था। समझ आ रही है बात तुमको? अगर मैं माइनस लगा दूं ना तो ये क्वेश्चन का पूरा फ्रेमवर्क ही चेंज हो जाएगा जो हम निकाल, बिकॉज देखो यहाँ पे फॉरवर्ड की रेट 92.2 और 92.6 है। समझ आ रही है बात? 92.2 और 92.6 है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअली अगर मैं माइनस कर दूं, अगर देखा जाए तो ये जो रेट एप्लीकेबल है इन ऑर्डर टू बाय यूरो, या तो ये वाला है या तो ये वाला है, ओके। तो अगर 4% से अगर डिक्लाइन कर रहा है रेट, तो 90.50 माइनस 4% हो जाएगा। और अगर वो माइनस 4% होता है तो इस क्वेश्चन का जो मोटो है उनका, और मैं माइनस कर नहीं सकती क्योंकि फॉरवर्ड का रेट ज्यादा है, तो उन्होंने वहां पे डिक्लाइन नहीं देना चाहिए था, वहां पे लिखना चाहिए था रेट विल अप्रिशिएट बाय 4%, ओके। तो ये क्वेश्चन बराबर होता। और तब वो पूछ रहे हैं हमसे क्वेश्चन में कि बॉस ये बताओ कि अगर हम फॉरवर्ड कवर नहीं लेते हैं तो हमें कितने का नुकसान हो जाएगा। एक्चुअली अगर रेट डिक्लाइन, अगर मैं -4% कर दूं तो तुमको फॉरवर्ड कवर को इवैल्यूएट करने की जरूरत ही नहीं है।
एक्चुअली तुमको अपनी नो कवर में जाना चाहिए, बिकॉज रेट 90.50 माइनस 4% हो जाएगी, और 90.50 90 पॉइंट, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यूर अंडरस्टैंडिंग, माइनस 4% अगर होती है रेट तुम्हारी, उस हिसाब से 85,000, उस क्वेश्चन में हमें 10 लाख से रेट को डिवाइड करना था। यहाँ पे वैल्यू जो है वो रुपी में नहीं दे करके यूरो में दे रखा है, यहाँ डिवाइड नहीं करना, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अगर ये रेट 94.12 नहीं हो करके 86.88 होता है, अगर मैं 90.50 माइनस 4% करती हूँ, जो कि उन्होंने लिखा है द रेट विल डिक्लाइन बाई 4%, लेकिन फिर भी मैंने प्लस 4% किया है, बिकॉज इस क्वेश्चन का पर्पस से सॉल्व नहीं होगा अगर मैं माइनस कर दूं, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। मतलब तुमको फॉरवर्ड कवर लेना नहीं चाहिए, बिकॉज रेट 92.6 के कंपैरिजन में 86.88 बहुत ज्यादा अच्छा रेट है, तो मल्टीप्लाई करके आंसर बहुत कम आएगा, लेकिन वो गलत, डिक्लाइन नहीं होगा, अप्रिशिएट होगा, रेट अप्रिशिएट बाय 4%, तब इस क्वेश्चन का पर्पस सॉल्व होता है एक्चुअली। तो रेट आती है अपने को 94.12, ओके, और यहां पे रेट है 92.6। वो क्या कह रहा है कि बताओ कितना लॉस हो जाएगा अगर फॉरवर्ड कवर नहीं लेते हैं तो एक आंसर निकले, एक 85,000 को तुम मल्टीप्लाई करो 94.12 से, और एक 85,000 को मल्टीप्लाई करो 92.6 से, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, ओके, और तुम देखो जा करके तुम्हारे आंसर में एक ऑप्शन में ये मैच कर जाता है 129,200। तो वहां पे होना चाहिए रेट डिक्लाइन बाय 4% नहीं होना चाहिए, वहां रेट अप्रिशिएट बाय 4% होना चाहिए, बिकॉज द एग्जाम्पल दैट वी हैव बीन सॉल्विंग टिल टुडे, द एग्जाम्पल ऑफ एमी दैट आई गेव टू यू and the example that they have tried to frame, there is a difference in that. उस क्वेश्चन में तुम्हारा जो डेटा है एक्सपोजर का, पेबल का, वो तुम्हारी एक्स करेंसी यानी रुपी में दिया हुआ था, तो डिवाइड करेंगे ना तो ज्यादा आंसर आता है, इसलिए वो डिक्लाइन वर्ड बराबर बैठता है। यहां पे तो डिक्लाइन करने से बहुत अच्छा हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, लेकिन मुझे मजबूरी में ये प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज वरना तुम्हारा जो एमसीक्यू है वो सॉल्व ही नहीं होगा। उसके बाद आउटफ्लो मनी मार्केट है जो इसके बारे में उन्होंने पूछा है, तो फॉरवर्ड कवर से ये आंसर आता है और मनी मार्केट कवर से तुम्हारा ये आंसर आता है, उस हिसाब से मनी मार्केट कवर इज बेटर। ओके, देखो यहाँ पे तुमको दिखला देती हूँ मैं, देखो यहाँ पे 129,200 आंसर है ना तुम्हारा, दिखा क्या तुमको, दिखा ना। अब यहाँ पे ये आ रहा है तुम्हारा एडवाइज द कंपनी वेदर इट शुड अडॉप्ट, if you are comparing between forward and money market cover, then of course money market cover is better because the outflow is lesser. फिर बोल रहा है कि मनी मार्केट हेज इज एडवांटेजियस टू फॉरवर्ड हेज, वाई? टिल द टाइम योर rupee interest rates are higher than the euro interest rates, money market hedge will be better than this thing. I'm sure guys have been able to understand. So these are all the questions. कहाँ पे तुमको लगा बहुत मुश्किल है पेपर? मुझे तो नहीं लगा, कहीं भी नहीं लगा तुमको, तुम खुद ही बताओ ना, तुम खुद बताओ। स्ट्रेट फॉरवर्ड इतना, एक वो गड़बड़ थी, बट थोड़ा सेंस यूज कर सकते हैं अपन। अगर तुमने एएफएम उतने डिटेल में, उतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ा होगा, वर्ड बाय वर्ड, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, लॉजिक बाय लॉजिक, तो मैंने बच्चों को क्लास में बार बार बोला है कि अगर तुम्हारे अपने बच्चे क्लास में जब पढ़ते हैं ना, वो डेटा को, गलती को आइडेंटिफाई भी करते हैं, उसको सॉल्व भी करते हैं और फिर करेक्ट आंसर करके आते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आईसीआई के पार्ट पे ये सही है, मैं ये बिल्कुल भी इस वॉर में नहीं हूँ, उस सपोर्ट, लेकिन फिर भी मुझे ये बताओ ना, आर यू गोइंग टू लाइक, जो हर पत्थर तुम्हारे रोड पे सामने आएगा, तुम सबको अगर ठोकर मारते चलोगे तो अपने गोल पे कैसे पहुंचोगे? अपना काम निकालो, आगे बढ़ो जिंदगी में, उसको बोलना क्या फर्क पड़ता, अपने गोल्स पे फोकस करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। तुम्हारा दिल जलेगा, तुमको एंजाइटी होगी, तुम्हारा पर्पस लूज होगा, तुमको मेहनत करने का कम मन करेगा एंड ऑल दैट। जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं इस दुनिया के अंदर में, मैं तुमको बताती हूँ, जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपना रास्ता निकाल के आगे बढ़ जाते हैं जिंदगी में, मेरा ऐसा मानना है करके। ओके, बहुत बड़ी हूँ तुमसे इसलिए बता रही हूँ, जिंदगी का अनुभव है, तुम्हारे जितना बड़ा ऑलमोस्ट लाइक मेरा बेटा है 17-18 साल का, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने उसको बड़ा करते हुए भी सीखी है मैंने, और खुद के कैरियर में इतनी सारी चीज़ें सीखी है। मैं ये नहीं कहती कि जो इंस्टीट्यूट गलती क्वेश्चंस देते हैं वो सही करते हैं, मैं बिल्कुल भी इस बात को सपोर्ट नहीं करती हूँ। एज एन इंस्टीट्यूट दे आर सपोज टू गिव यू राइट क्वेश्चंस, प्रॉपरली फ्रेम्ड क्वेश्चंस, बट हाँ कहीं कहीं है उस पार्ट का। बट ये भी तो सोचो कि एक बार तुम जब पास कर जाते हो तो तुम्हारी कितनी इज्जत अफजाई होती है मार्केट के अंदर में, लोग तुम्हारी कितनी रेस्पेक्ट करते हैं। तो ठीक है, चलेगा ना, इट्स ओके, अपना रास्ता निकालो और आगे बढ़ो, पढ़ाई अच्छी करो,
शॉर्टकट में पढ़ाई करोगे, ज़िंदगी में ज़्यादा आगे नहीं जाओगे। चलो, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय।